लीड रोल में थे, क्या कोई बदलाव ला पाए भारतीय क्रिकेट में वो? आई थिंक जो मैंने नोट किया है वो बदलाव ये है कि वो प्लेयर प्रो है। प्लेयरों को जो भी प्रॉब्लम थी वो दूर करते थे, प्लेयरों को मोटिवेट करते थे, प्लेयरों के लिए सब कुछ है, पर रिस्पेक्ट बहुत है। क्योंकि मैं उनसे एक दो बार ही मिला हूँ, तो जो रिस्पेक्ट उन्होंने एज ए सेक्रेटरी बीसीसीआई की प्लेयरों के प्रति या मेरे प्रति दिखाई वो बहुत बढ़िया है। और गेम को आगे ले, जब से शायद वो सेक्रेटरी बने पिछले 6 साल में, तो जो रेवेन्यू है बीसीसीआई का वो भी काफ़ी बड़ा है। अगर आप टीवी राइट्स की बात करें, चाहे वो बीसीसीआई के हों चाहे वो आईपीएल के हों, तो टीवी राइट्स भी काफ़ी बड़े हैं, स्पॉन्सरशिप भी काफ़ी बड़ी है, पैसा काफ़ी आया है उनके टेन्योर में और उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। हर स्टेट को पैसा दिया जा रहा है ताकि वो अपने ग्राउंड को अच्छा बनाए, अच्छी फैसिलिटीज़ दे ताकि और क्रिकेटर निकल सके स्टेट से। तो वो काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया। अभी आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो वहाँ से भारत को और बेनिफिट होगा। जी, गौतम गंभीर के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आई है, हेड कोच हो गए हैं वो, क्या चुनौतियाँ आपको दिखती हैं उनके कंधों पे इस समय हैं? आई थिंक मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा चुनौती, क्योंकि सब लोग वहाँ प्रोफेशनल्स हैं, खिलाड़ी, उनको मालूम है हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उन्हें मालूम है कि हमारा रूटीन क्या है, हमारा रोल क्या है, वो है। पर गौतम गंभीर के आने से ये है कि एक क्लैरिटी और मिल जाएगी प्लेयरों को कि भाई आपका ये रोल है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो वो एक बेनिफिट देगा भारतीय टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की चुनौतियाँ कम होंगी, खिलाड़ियों की चुनौतियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि अब उनसे उम्मीदें होंगी T20 वर्ल्ड कप जीतें, हम चैम्पियंस ट्रॉफी जीतें, या हम लोग 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतें दोबारा, या टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीतें। तो वो प्लेयरों से ज़्यादा उम्मीदें होंगी, चुनौतियाँ होंगी, बजाय कि कोच के। कोच तो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर है। जी, आपने अपने आप को कमेंट्री तक सीमित रखा है। अब एक सवाल ये है, लोग बार बार पूछते हैं, क्या आईपीएल में किसी टीम के कोच के तौर पर या भविष्य में इंडियन टीम के कोच के तौर पर आपको देखेंगे कभी? अगर इसका जवाब आप हरियाणवी कमेंट्री के अंदाज में दे पाए। आई थिंक मुझे लगता है कि इंडियन टीम के लिए तो नहीं, अगर आईपीएल के टीम के लिए किसी के लिए कोच की अपॉर्चुनिटी आती है तो ज़रूर मैं देख सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं इंडियन टीम का कोच बनता हूँ तो वापस वही हो, आपका रूटीन हो जाएगा। 15 साल आप इंडियन टीम के लिए खेले हो, 8 महीने बाहर रहे हो, घर से, फैमिली से दूर रहे हो। अभी मेरे बच्चे 14 और 16 साल के हैं, मेरी ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि वो दोनों क्रिकेट खेलते हैं, एक ऑफ स्पिनर है, एक ओपनिंग बैट्समैन है, तो उनको क्रिकेट सिखानी है, खिलानी है, तो अभी उनके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करना है। अगर मैं भारतीय टीम की कोचिंग की तरफ देखूँ तो वो 8 महीने बाहर रहते हैं, तो वो टाइम फिर मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाऊँगा। तो लेकिन हाँ, अगर किसी आईपीएल टीम की कोच की या मेंटोर की पोस्ट मिलती है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो ज़रूर मैं सोचूंगा उसके बारे में। जी, क्या आपको लगता है सही वक्त आ गया है कि वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों के क्रिकेट कप्तान अलग अलग हों, टीमें अलग अलग हों, 2 टीमें खेलें? हो सकता है, वो तो बहुत टाइम से ऐसा होता है, हमारे टाइम में भी था कि वनडे टीम और टेस्ट टीम के खिलाड़ी बदलते थे। कुछ खिलाड़ी टेस्ट और वनडे दोनों खेलते थे, कुछ खिलाड़ी सिर्फ वनडे खेलते थे, कुछ खिलाड़ी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते थे। तो वो समय वो ज़रूर बदलाव लाया जा सकता है, और इसी तरीके से खिलाड़ियों को रेस्ट भी दिया जा सकता है। जो वनडे क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं, जो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं, तो उनको रेस्ट भी इसी तरीके से मिल सकता है, और वो होना चाहिए, क्यों नहीं। और देशों ने तो अपनाया है, उन्होंने तो 3 कैप्टन बनाए हैं, रेड बॉल का, फिर एक 50 ओवर का, फिर एक वनडे T20 का। तो भारत भी वो सोच सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बदलाव ही तो सही है। तो बदलाव तो होता रहता है, जैसे जैसे आप समय बढ़ता रहता है उसके साथ बदलाव आते रहते हैं, और बदलाव करना कोई बुरी बात नहीं है। जी, मैंने कहीं पढ़ा कि जब आप पिच पे होते थे, मैदान पर होते थे और रन अच्छे नहीं मार पा रहे होते थे, तो आप भजन गाने लगते थे। तो कौन सा फेवरेट भजन था आपका? ऐसा होता है, जब हम लोग बुरे वक्त में तो भगवान को याद करते हैं। अब हम यहाँ अच्छे वक्त में बैठे हैं, कौन भगवान को याद कर रहे हैं? हम कोई भी नहीं भगवान को याद करता। जब बुरा वक्त आता तब याद है, भगवान ये कैसा वक्त दे दिया तूने। तो मेरे भी जब रन बनते थे तो मैं भी गाने गाता, चिट्टियाँ कलाइयाँ वे। जब रन नहीं बनते थे तब भगवान याद आते थे, 300 साल गुरु दे नाल, हर वेले हर दम गुरु दे नाल, साईनाथ तेरे हज़ारों हाथ। तो ये भी गुनगुनाता था मैं। मुझे लगता था कि शायद साईनाथ गुनगुनाने से मेरे रन बन जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। वो कहते एक दिन के गुनगान से कुछ नहीं मिलने वाला, लाइफ में आपको रोज़ गुनगान करना पड़ेगा भगवान को, तब जाकर रिजल्ट मिलता है। तो वो समय भी देखा मैंने, जब रन नहीं बनते थे तो प्रार्थनाएं शुरू हो जाती थी, भजन शुरू हो जाते थे। बट अच्छी बात यह कि वो समय कम रहा है मेरी लाइफ में, तो वो एक अच्छी बात है। भगवान की कृपा रही है, लोगों का प्यार मिला है, ब्लेसिंग मिली है, तो उसकी वजह से वो कम टाइम देखने को मिला, कम भजन गाए मैंने ग्राउंड पे। आपके बारे में कहा जाता है कि आपका आवाज़ अच्छी है, आप गुनगुनाते भी बहुत अच्छा है।
हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया सिंगर हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपने एक्सपर्ट कमेंट देने आया हूँ क्रिकेट के। अगर यहाँ गाने के लिए बोलोगे तो इनवाइस डबल हो जाएगी। तो ये इशारा है हमारे लिए। इशारा है, अगर हिमांशु जी बोलें कि मैं गाना गुनगुनाऊँ और मुझे एक और इनवाइस रेज करने का मौका दें तो मैं ज़रूर गुनगुना सकता हूँ। हिमांशु जी कहाँ हैं? ज़रूर गुनगुना सकता हूँ। बट मैं सच्ची बताऊँ तो हर कोई गाता है अपने हिसाब से। कोई बाथरूम में गाता है, कोई रात को बेड पे सोते हुए गाता है, कोई सुबह उठते हुए गाता है। लेकिन मैं उतना अच्छा सिंगर हूँ नहीं जितना लोग मुझे बनाते हैं। हाँ, बट मैंने गुनगुनाया बहुत है, खेलते हुए बहुत सारे गाने गुनगुनाए किशोर कुमार के, क्योंकि म्यूज़िक ही एक ऐसा वो कह लो कि म्यूज़िक अगर आप सुनते हो तो आप किसी भी मूड में हो तो आप एक अच्छे मूड में आ जाते हो अगर आप गाने सुनते हो। तो मेरे साथ तो ये होता है, मैं दुखी हूँ तो भी मैं कोई भी म्यूज़िक लगाऊँ तो मेरा दुख दूर हो जाता है। मैं सुखी हूँ तो और मज़ा आता है मुझे गाने सुनने में। तो आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो बदल जाता है जब आप गाने सुनते हो। तो म्यूज़िक में वो पावर है। तो मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ कि किशोर कुमार के पुराने गाने, जब भी मूड ख़राब हुआ कुछ हुआ तो हर टाइप के गाने, हर मूड के हिसाब से गाने हैं किशोर कुमार के, वो सुनने लग जाता हूँ। ख़राब मूड है तो अच्छे मूड वाले सुन लेता हूँ, अच्छा मूड है तो और बेहतर वाले सुन लेता हूँ। आपने जब 300 रन बनाए तो आपको मुल्तान का सुल्तान की उपाधि दी गई। आपको याद है किसने दी थी ये उपाधि? ये तो याद नहीं है, बट ये तो अखबार में आया था, मीडिया ने दी थी। तो मेरे ख्याल से वो मीडिया में किसी बंदे ने बोला होगा, मुल्तान का सुल्तान हेडलाइन दी होगी, तो उससे वो बड़ा फेमस हो गया। मुल्तान के सुल्तान के बाद होड़ लग गई थी मीडिया में कि अब सहवाग को अगला नाम क्या दें, तो फिर किसी ने नवाब ऑफ नजफगढ़ का नाम दे दिया। तो ये मीडिया के नाम दिए हुए हैं इसमें। मुझे ये तो याद नहीं किसी ने पर्टिकुलर एक मीडिया के बंदे ने दिया हो, बट काम मीडिया का ये आज भी। यहाँ से हम जब जाएंगे तो कोई ना कोई हेडलाइन तो ज़रूर बनेगी। तो जब आप मैदान पे होते थे तो सबसे ज़्यादा आपको किस बॉलर का भूत बनाने में मज़ा आया? वैसे तो सभी का आया, सभी का भूत बनाने में मज़ा आया, लेकिन अगर एक कोई खास पर्टिकुलर बॉलर की बात करें तो वो शोएब अख्तर थे। जी, क्योंकि वो इतनी तेज़ डालते थे और हमें डरा के रखते थे। जब भी हम लोग बाहर मिलते थे प्रैक्टिस में, कल देखता हूँ तुझे, कल तेरे हेलमेट तोड़ूंगा। और जब मैं अगले दिन 300 रन बनाता था तो मैंने कहा भाई तुझे तो हेलमेट, तो बैट भी नहीं टूटा, तो हेलमेट तोड़ने की बात कर रहा था। तो उनके साथ वो मज़ा आता था, वो गुफ्तगू करके। दोस्ती भी थी, खाना भी लाते थे हमारे लिए। तो पाकिस्तान में जब हम गए तो इतना बड़ा डेगचा भर के खाना लेके आए थे हमारे लिए, मटन, और हमारी पूरी इंडियन टीम ने खाया। तो लगभग हमने आधा खाया होगा। तो वो आए वापस अपना डेगचा लेने, तो उन्होंने कहा यार ये क्या है, तुमसे ये भी नहीं खाया गया? इतना तो मैं और मिसबाह उल हक अकेले ख़त्म कर दें पूरा। तो पूरा डेगचा भर के वो दोनों खाते थे। तो फिर अगले दिन जब मैंने रन मारे तो कहते थे कि भाई मैंने खाना भी खिलाया यार, तू मुझे ही मार रहा है। मैंने कहा खाना खिलाया इसलिए प्यार से मार रहा हूँ, अगर नहीं खिलाया होता तो शायद बदतमीजी से मारता। अच्छा, कुछ क्रिकेटर्स ऐसा कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग के दांत सबसे ज़्यादा मजबूत हैं सभी खिलाड़ियों के बीच। ऐसा क्यों कहते हैं? मेरे दांत काफ़ी रूट कनाल कराई हुई है मैंने, और इसलिए कहते हैं कि मैं ओपनर था तो मैं बड़ी आराम से बॉटल खोल देता था दांतों से। मेरे पास आते इसलिए थे कि यार ये बियर की बोतल ले जरा एक बार खोल दे, तो मैं दांतों से टक करके खोल के उसको दे देता था। बट अब नहीं है, पहले ज़रूर थे मजबूत, अब काफ़ी रूट कनाल हो गए हैं दांतों में। तो आपने कितनी बोतलें खोली होंगी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए? याद नहीं है, क्योंकि जब हम लोग लैटवेस जीते या जब हम लोग कोई भी सीरीज जीते तो पार्टी होती थी तो बियर की बोतलें आती थी, क्योंकि ज़्यादा और तो कोई हार्ड अल्कोहल तो कोई लेता नहीं था, तो बियर की बोतलें ही खोलनी पड़ती थी। तो पता नहीं कितनी खोलेंगे, अब तो याद भी नहीं है, गिनती भूल गया हूँ। और एक रात में आप कितनी ख़त्म करते थे? मैं खेलते वक्त बहुत कम मैंने बियर पी होंगी। वो भी हम लोग ऑस्ट्रेलिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड है कि जब मैच खत्म होता है तो दूसरी टीम के ड्रेसिंग रूम में जाते हो तो वहाँ पर वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर आपको बियर दे देते, उनके साथ आपको एक बियर, तो एक बियर लेके पूरे 2-3 घंटे उनके साथ खड़े रहना पड़ता था, तो बियर भी गर्म हो जाती थी। तो क्योंकि मुझे शौक़ नहीं था अल्कोहल का, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे अपना खेल पे ध्यान देना है, तो ये एक चीज़ है जिसको मैं नहीं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा, आकर्षित नहीं होऊंगा। स्मोक और अल्कोहल ये 2 चीज़ें हैं जो मैं नहीं करता था खेलते वक्त। जी, आप जब बच्चे छोटे थे, प्रैक्टिस करते थे, तो आप स्कूटर पे बहुत घुमा करते थे और अपने स्कूटर पे आप नेहरा को बैठा के घूमते थे। मेरा सवाल ये है कि क्या उस दौरान कभी आपका चालान काटा पुलिस ने या सेटिंग करके बच निकले? देखिए, जब मैं छोटा था तब तो स्कूटर तो कहाँ, साइकिल भी नहीं थी। स्कूटर तो जब मिला जब मैं
हाँ 18 के होगा, रणजी ट्रॉफी में डेब्यू हुआ था, तब स्कूटर लिया था क्योंकि उस समय 40-50 हज़ार रुपये मिलते थे और वो स्कूटर जो पैसे भी आए थे वो आधे आते थे, तो उतने में स्कूटर भी नहीं आया, तो एक दोस्त से उधार लिए कुछ पैसे और फिर वो स्कूटर ख़रीदा। अब मैं नजफगढ़ से जाता था फिरोजशाह कोटला, तो नजफगढ़, राजा गार्डन, मोती नगर और करोल बाग, और उसके बाद मैं ITO पहुंचता था। तो नेहरा को पता चला कि यार तू नजफगढ़ से आता तो बीच में दिल्ली कैंट है, दिल्ली कैंट से क्यों नहीं आता? मैं कहना यार वो दूर पड़ता है, अलग हो जाता है। कह रहा नहीं नहीं तू दिल्ली कैंट आ, फिर वहाँ से धोला कुआं, फिर वहाँ से सत्यमार्ग और फिर इंडिया गेट, और इंडिया गेट से ITO। तो ठीक है, तो मैं फिर वो रूट बदला, तो आशीष नेहरा के घर जाता था, मैं पहुंचता था उसको वेकअप कॉल देता था, उठाता था कि भाई उठ ले अब जाना है। तो उसके फादर उसके लिए नाश्ता बना रहे होते थे, तो अंडा ऑमलेट बनाते थे, दूध दे देते थे, मैं बैठा होता मेरे लिए भी ले आते थे, मैं अपना खाता था। फिर उसके फादर उठ के उसके कपड़े प्रेस करके बैग पैक करते थे, तो वो नीचे आता था, कह रहा यार ये भी खा ले, तो मैं उसका भी अंडा खा लेता था, दूध पी लेता था। तो उसके फादर कहते थे वाह यार दोनों लौंडों ने ख़त्म कर दिया, उन्हें पता नहीं था कि मैं ही खा गया। फिर मैं उसको पीछे बिठाता था और लेके जाता था। शर्त ये थी कि जाते वक्त मैं चलाता था और आते वक्त वो चलाएगा, तो वही शर्त थी। वो उसने नहीं भाई, चालान मतलब सुबह सुबह कौन पुलिस वाला खड़ा होता है रोड पे चालान काटने के लिए, आते हुए ज़रूर मिलता था। उस समय हम अपने हेलमेट पहनते थे क्रिकेट के, रेड लाइट कभी जंप नहीं की जो चालान कटे। बट अगर कभी किट बैग होते थे दो, अगर उसके चक्कर में रोक लेता था तो वो देख के शक्ल छोड़ देता था कि यार खिलाड़ी लोग हैं, जाने तो कोई बात नहीं।